आशा भोसले के बारे में आप इनको बागी रूह क्यों कहते हैं? वो ज़ाती ज़िंदगी में भी एक बागी औरत थी, गायकी के एतबार से भी वो बागी औरत थी। 20,000 का रिकॉर्ड और गिनीज बुक में उनका नाम भी मौजूद है, फिर भी आप उनको इस लक़ब से याद करेंगे? 20 से ज़्यादा ज़ुबानों में गाना भी गाया, तब भी मैं उनको बागी कहूँगा। वो इसलिए कहूँगा कि 16 साल की उम्र में अपनी बहन लता मंगेशकर के सेक्रेटरी गणपत राय भोंसले के साथ शादी कर ली और भाग गई थी घर से। इनकी जो जुबान थी ये हिंदी जुबान थी, ये मराठी बोलती थी, लेकिन ये बेसिकली इनका ताल्लुक भेरा से था जो पाकिस्तान में है। जी हम पाकिस्तान में है। अस्सलाम वालेकुम, सैयद मोहम्मद जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तानी फिल्मी इंडस्ट्री का एक मशहूर नाम जनाब मुमताज़ रज़ा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। ये मेरे दोस्त भी हैं और इनकी फ़िल्मी दुनिया से वाबस्तगी एक तवील अरसे की है। तो आज की इस नशिस्त में हम देखेंगे कि मुमताज़ रज़ा साहब आशा भोसले के बारे में क्या ख़यालात रखते हैं और उनको कितना जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जाफरी साहब। तो जनाब ये बताइए कि आप इनको एक बागी रूह क्यों कहते हैं? हाँ, बागी रूह मैं इसलिए कहता हूँ कि वो ज़ाती ज़िंदगी में भी एक बागी औरत थी। अच्छा। और गायकी के एतबार से भी वो बागी औरत थी। 20,000 का रिकॉर्ड और गिनीज बुक में उनका नाम भी मौजूद है, फिर भी आप उनको इस लक़ब से याद करेंगे? 20 से ज़्यादा ज़ुबानों में गाना भी गाया, अच्छा। तब भी मैं उनको बागी कहूँगा। वो इसलिए कहूँगा कि वो एक गायक घराना था और ईस्टर्न मौसीकी से ताल्लुक़ था। उसके वालिद जो थे दीनानाथ मंगेशकर, ठीक है ना जी, और उनकी बड़ी बहन जो हैं वो भी मशरकी मौसीकी गाती थी। तो लगता है आपका इनकी फैमिली से कोई इंटरेक्शन हुआ है कभी? नहीं, मेरी इनके जो भाई हैं आदिनाथ मंगेशकर, उनसे इस्लाम दुआ रही है। फैमिली इंटरेक्शन हाँ जी, लेकिन मतलब कोई लता मंगेशकर से मेरी नहीं रही, ना ही आशा भोसले से मेरी रहा ताल्लुक़। आदिनाथ मंगेशकर से मेरा ताल्लुक़ ज़रूर रहा है और मेरी मुलाकात भी रही और फ़ोन पे भी गाहे-बगाहे मुलाकात होती रही। किस दहाई की बात है? इनसे मेरा ताल्लुक़ जो बना आदिनाथ मंगेशकर से, ये मेहदी हसन साहब के रेफरेंस से बना था। उन्होंने ही तारफ़ कराया था और ये बात है 88 की। अब मैं उसको बागी रूह इसलिए कहता हूँ कि जब ईस्टर्न मौसीकी थी, जिसमें मींट थी, जिसमें गायकी बड़ी स्मूथ थी और लता उनकी बड़ी बहन इसी तरह गाती थी, उसने अंग्रेज़ी स्टाइल की मौसीकी का आगाज़ किया। अच्छा, ठीक है। ठीक है ना जी। अंग्रेजी से मुराद क्या है? डिस्को? डिस्को भी गाया, पॉप भी गाया, ठीक है। और नोटेशन भी जो उनकी थी वो मतलब वेस्टर्न नोटेशन थी। अच्छा, और मासूफ़ा जो हैं वो बहुत मुतासिर थी एल्विस प्रेस्ले से और गैर मुल्की अमेरिकी सिंगर्स से, तो उन्हीं के अंदाज़ में गाती थी। और फिर इत्तेफाक हुआ कि जब आर डी बर्मन का साथ हुआ तो आर डी बर्मन भी जो है वो मगरबी मौसीकी का दिलदादा था और उसकी बेशतर धुनें जो हैं वो मगरबी मौसीकी से ही मुस्तार ली गई हैं, तो उसने खूब गवाया। अच्छा। और फिर खुशकिस्मती आशा भोसले की ये रही कि जब शम्मी कपूर हीरो होता है, उसकी हर फिल्म में एक क्लब सॉन्ग होता था और वो क्लब सॉन्ग जो है वो हेलन पे पिक्चराइज होता था और हेलन उस वक्त की आइटम सॉन्ग गर्ल थी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। बिल्कुल। आवाज़ जो है वो आशा की ही होती थी। अच्छा। आप ये स्कोर उठा के देख लीजिए कि हेलन की जो गाने हैं 100 में से 99 गाने जो हैं वो आशा की आवाज़ में हैं। अच्छा। क्योंकि उसका शार्प नोट था। अच्छा, तो ये बताइए कि लता मंगेशकर जो कि इनकी बहन थी और उनका नाम इनसे एक दर्जा ऊपर है, गायकी उनकी कम है, आशा भोसले की जो है गायकी ज़्यादा है, फिर भी पॉपुलैरिटी उनकी लता मंगेशकर से ज़्यादा है। इसकी कोई ख़ास वजह, कोई गायकी के अंदाज़ का फ़र्क है, क्या है? हाँ, उसकी एक वजह तो ये है कि आशा भोसले ने उतने म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ काम नहीं किया जितना लता मंगेशकर ने किया। और एक्सपोजर ज़्यादा हो, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग? जी हाँ, ज़्यादा था। अच्छा, दूसरा लता की जो रिकॉर्ड पर उसके क्रेडिट पे जो गाने हैं, जिस तरह मदन मोहन की कंपोजिशंस हैं, कल्याण जी आनंद जी की कंपोजिशंस हैं, निशात साहब की कंपोजिशंस हैं, तो वो बहुत बड़ा स्कोर था। अच्छा। मेरा ख्याल है कि आशा ने तो निशात साहब के साथ काम भी नहीं किया, जिसको मौसीकार आज़म कहते हैं। अच्छा, ठीक है ना जी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और दूसरा उनकी आवाज़ का फ़र्क था, क्योंकि हम मशरकी लोग हैं, मशरकी मौसीकी को पसंद करते हैं जिसमें औरत रो रही है, गज़ल गा रही है, ठीक है जी, महबूब से जुदाई के गाने। और इसके गाने थे, क्लब सॉन्ग्स थे, चंचल गाने थे, चाचा चा और फलां, बल्कि उनकी जो पहली उर्दू फिल्म है उसका नाम भी चाचा चाचा ही है। ये इन्फ्लुएंस जो इनके ऊपर रहा बनिस्बत
लता मंगेशकर के, उनके भी चंद एक सॉन्ग्स ऐसे हैं जो कि शौक हैं। तो ये कुछ बताइए, मौसीकी दुनिया में, इस खत्ते में वेस्ट का इन्फ्लुएंस कैसे आ गया, जबकि इतनी स्ट्रॉन्ग म्यूजिक है यहाँ पे। तानसेन और पीछे जाएं तो ओरिजिनलिटी तो यहाँ पे है, उसको छोड़ छाड़ के जो है उसको कॉपी करने की कोशिश। जो फिल्मी मौसीकी है, हालांकि मौसीकी में कंट्रीब्यूशन तो फिल्म का ही है। अगर फिल्म ना होती, फिल्मी गाने ना होते तो मौसीकी सिर्फ खवास तक रहती, दरबारों तक रहती, नवाबीन तक रहती। ये आवाम तक पहुंची है फिल्म के ज़रिए। तो इसमें हमने वही दिखाना है जो मौसीकी मरवजा थी। ठीक है। लेकिन जब पढ़े लिखे लड़के आए, वो उन्होंने दूसरी जगह से मुतासिर हुए। जिस तरह इटालियन म्यूज़िक से R.D. बर्मन मुतासिर हुआ, फ्रेंच म्यूज़िक से मुतासिर हुआ, जिस तरह शंकर जयकिशन बेथुइन से मुतासिर हुआ और फिर सिम्फनी क्रिएट की, मोज़ार्ट को भी इन्होंने इस्तेमाल किया। हाँ। तो ये इंस्पिरेशन तो मेरा ख्याल है चलती है। और इनकी जो ज़ुबान थी, ये हिंदी ज़ुबान थी या कोई और इलाके की ज़ुबान? ये मराठी बोलती थी, और लिखने वाले विकिपीडिया पे भी पढ़ा हुआ है, हर जगह इनको कहा गया है कि इनका ताल्लुक महाराष्ट्र से था। ठीक। वो एक कस्बा था, वहाँ पे गांव था संगाली, वहाँ से उनका ताल्लुक था। तो मराठे जो एक बड़ी मशहूर जंगें हुई हैं, पानीपत की जंग बहुत मशहूर है, तो ये वो मराठों के साथ जंग हुई थी। हाँ, तो वो उनका ये बैकग्राउंड। अच्छा, लेकिन ये बेसिकली इनका ताल्लुक भेरा से था, जो पाकिस्तान में। जी हाँ, पाकिस्तान में है। और ये एक तहकीक है और बहुत मुस्तनिद तहकीक है, जो मेरी नहीं है, कोई और साहब है जिन्होंने इस पे काम किया है। ये भेरा से माइग्रेट करके जाते हैं महाराष्ट्र। अच्छा। क्योंकि इनके फादर जो हैं वो मतलब मौसीकी से ताल्लुक था उनका, और भेरा बहुत छोटी जगह थी, और भेरा से कुछ लोग चले गए थे कलकत्ता फिल्म इंडस्ट्री में। मेरे ख्याल है भेरा है इतनी सी जगह, लेकिन लोग उसने इतने बड़े पैदा किए, बहुत बड़े। इस पे भी हम जिक्र करते हैं। मतलब लता मंगेशकर खानदान का ताल्लुक होना ही बहुत बड़ी बात है। तो ये भेरा से जाते हैं सर संघाली, अच्छा, महाराष्ट्र में। ठीक है। वहाँ सेटल होते हैं, वहाँ इनका काम नहीं बनता, तो ये फिर कोल्हापुर आ जाते हैं, जो महाराष्ट्र का ही में ही एक शहर है। लेकिन वहाँ भी काम नहीं चलता। लेकिन दीनानाथ जो है, बेटा इनका छोटा था दीनानाथ, तो ये अपनी बेटियों को ये फ़न मुंतकिल करता है अपना। अच्छा। हालांकि जो ख़ानदानी गायक हैं वो अपनी बेटियों को गाने नहीं देते। पाकिस्तान में भी आप देख लीजिएगा कि किसी भी मौसीकार घराने की कोई बेटी गाना नहीं गाती। कोई एक आध होगी तो शायद वो कुछ मजबूरियों की वजह से आई, मर्द ही आगे आता है। जी हाँ, जी हाँ, ठीक है जी। तो जब इनको कोल्हापुर से भी वो ना मिला, गरीबी थी, अफलास था, तो ये जब लता 13 साल की थी तो ये बॉम्बे आ जाते हैं। अच्छा। और बॉम्बे पहले वो फिल्म में काम करना चाहती है, और फिल्म में उसने एक्स्ट्रा रोल्स भी किए, और फिर कोरस में गाया इन्होंने। और फिर इसकी नज़र पड़ती है मास्टर गुलाम हैदर की, जो पाकिस्तान के म्यूज़िक डायरेक्टर थे। वो इसको लेकर आते हैं लता मंगेशकर को। अच्छा। और जब लता आती है वो गाती है, और उसके बाद वो छा जाती है। अच्छा। तो फिर उसकी जो बहनें हैं, मीना थी, आशा भोसले थी, और उषा थी, ठीक है, तो उनका भी करियर बन जाता है। अच्छा, इन बहनों में इन्हीं की जोड़ी, आशा जी की जोड़ी, पाकिस्तानी सिंगर्स के साथ भी बनी, इन्होंने उनके साथ गाया, परफॉर्म किया। उसमें एक मेरे ख्याल में आतिफ असलम साहब का नाम है, जवाद अहमद हैं, और थोड़ा सा और पीछे टाइम में जाएं तो अपने अदनान समी खान। आई थिंक इट वॉज अच्छा स्कोर किया इनके साथ जोड़ी थी। लेकिन लता साहिबा ने कोई ऐसी जोड़ी कभी बनाई नहीं। आई थिंक वो अगेन टेम्पो की बात है म्यूज़िक की। अच्छा, उसमें यह है कि आयशा भोसले को पैसे की ज़रूरत थी, वो पैसे की बहुत चाहत में थी, तभी तो 8 अरब रुपया छोड़ के मरी हैं, ठीक है ना जी। तो उन्होंने मतलब जिसने पैसा दिया वो अदनान समी है, वो आतिफ असलम है, उन्होंने उनके साथ गा लिया, हत्ता कि जवाद के साथ भी गा लिया। लता बहुत चूज़ी औरत थी, उसने मखसूस म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ काम किया, मखसूस अंदाज का काम किया, हत्ता कि आपको ये सुनकर हैरत होगी, आप सोशल मीडिया पे चेक भी कर सकते हैं कि उसने AR रहमान के साथ गाने से इनकार कर दिया था। उसने कहा कि मैंने लाइव गाया है, म्यूज़िक डायरेक्टर सामने मेरे कर रहे हैं, ये क्या हुआ कि मुझे कहा कि तुम माइक पे खड़ी होकर गा दो, और मैंने गा दिया, और उसके बाद वो जोड़ के कंप्यूटर से वो उसने गाना सामने कर दिया, और यही वजह कि वो छोड़ गई थी। AR रहमान के साथ भी लता ने उसके बाद काम नहीं किया। अच्छा। अच्छा। तो ये तो मसूफ़ा जो थी आशा भोसले, ये तो 90 साल की उम्र में 2 साल पहले 3.5 घंटे दुबई में गा के आई हैं। अच्छा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ जी। तो ये अनथक मेहनत करने वाली खातून थी, और बहुत गाया और बहुत शादियाँ की, ठीक है। लता साहिबा की शादी का तो हमने कभी जिक्र सुना नहीं। देखें जी, लता साहब का एक स्कैंडल बहुत मशहूर हुआ था सलामत अली ख़ान के साथ,
अच्छा, ठीक है जी। दूसरा सईद अहमद हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर थे जो, उनके साथ, ठीक है जी। फिर राज कपूर के साथ, अच्छा, ठीक है जी। और फिर कहते हैं कि महाराजा गायकवाड़ जो उनकी इंडियन टीम के मैनेजर भी रहे हैं, पाकिस्तान भी आए थे, अच्छा। उनके साथ कुछ दिन उनकी शादी रही है। वो फील्ड मैरिजेस, यू कैन से फील्ड एसोसिएशंस, फील्ड मैरिजेस लाइक दैट। इनका कैसा रहा आशा भोसले साहब? आशा भोसले ने जी 16 साल की उम्र में अपनी बहन लता मंगेशकर के सेक्रेटरी गणपत राय भोसले के साथ शादी कर ली और भाग गई थी घर से, ठीक है। इसलिए मैं इनको बागी कहता हूँ, ये मैं कहना था, आपने मेरा जुमला चुरा दिया। अच्छा, और ये शादी जो है वो 15 साल बड़ा था उम्र में इनसे। अच्छा, ठीक है। वो अपने ससुराल में शिफ्ट हो गई, 3 बच्चे पैदा हुए। एक बेटी थी वर्षा जो, जिसने कोई 5-7 साल पहले खुदकुशी कर ली 56 साल की उम्र अच्छा, में। जी हाँ। तो ये आशा भोसले के लिए बहुत बड़ा एक सदमा था। तो वो शादी जो है वो भी ज़्यादा देर नहीं चली। 3 बच्चों के बाद इन्होंने 1960 में उससे डाइवोर्स ले ली, गणपत राय भोसले से, ठीक है जी। या अलग हो गई या जो भी था, ठीक। तो उसके बाद इनकी ज़िंदगी में आ जाता है ओपी नैयर साहब। ओपी नैयर का ताल्लुक भी लाहौर से था, पंजाब से था, और इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई गुनी म्यूज़िक डायरेक्टर था, लेकिन बहुत ही ज़िद्दी, जूद रंज और बहुत नाराज़ होने वाला, ना मानने वाला म्यूज़िक डायरेक्टर था। और उसने लता की किसी बात पे नाराज़ होकर उसने कहा कि लता मंगेशकर को गाना ही नहीं आता और मैं इसके साथ गाना नहीं गाऊंगा, कभी गाना काम नहीं करूंगा। आप यकीन करें कि लता मंगेशकर को लोगों ने कट कर दिया और ओपी नैयर को लिया। अच्छा। वो इतना गुनी आदमी था, लेकिन वो जो कसम पुरसी में उनकी डेथ हुई है, तो वो उसकी वजह यही थी उनकी ज़िद, ठीक है। वरना उन जैसा गुनी म्यूज़िक डायरेक्टर बहुत कम था। तो आशा भोसले का पहला गाना जो है उर्दू, वो संगदिल फिल्म में था। उसके बाद इनका ब्रेक थ्रू जो बनता है ना, वो बनता है ओपी नैयर का जब साथ होता है तो नया दौर फिल्म, बी.आर. चोपड़ा। जब लता के नाम पर डिस्ट्रीब्यूटर फिल्में ख़रीदते थे, बी.आर. चोपड़ा ओपी नैयर को म्यूज़िक डायरेक्टर लेता है और ओपी नैयर आयशा को ही गंवाता है। और आयशा के साथ उसकी जो फिल्मी रफ़ाकत थी ओपी नैयर की, वो उनकी कल्बी रफ़ाकत में ढल जाती है। और वो उस ज़माने में वो मुआशरे की परवाह नहीं करते हुए लिव इन रिलेशन में ओपी नैयर के साथ रहना शुरू कर देती है। अच्छा। और वो कमाल ये है कि उस घर में रहती है जिसमें लता भी रह रही है। वो रफ़ाकत भी चलती रही कुछ अर्सा, और उसके बाद जब ओपी नैयर पर ज़वाल आया और उनके अपनी ज़िद की वजह से ही, तो आयशा ने उनको छोड़ दिया बड़े आराम से, और वो अगली राहों पे चली गई। और फिर 48 साल की उम्र में अपने से 8 साल छोटे आर.डी. बर्मन से शादी कर लेती हैं। और आप कहते हैं फिर माला माल हो गई उसके बाद? जी, माला माल हो गई, माला माल हो गई। आर.डी. बर्मन ने बड़ी मोहब्बत भी की और बहुत खूबसूरत गाने उनसे गवाए, ठीक है जी। ख़याम ने बहुत खूबसूरत गाने गवाए उनसे, ठीक है। उनके गायिका होने में शुबा नहीं है, लेकिन वो एक बागी रूह थी। और उसकी मिसाल इस तरह भी है कि उसने आर.डी. बर्मन को भी छोड़ दिया। अच्छा, हाँ जी, जी हाँ। और आर.डी. बर्मन का घर वार ये वो सब उसके नाम था। और आर.डी. बर्मन की जो डेथ हुई है, वो एक बॉम्बे की एक बाज़ार में एक दुकान के अंदर रहता था वो आखिरी उम्र में। इस कसम परसी में वो दुनिया से गया। अच्छा। और उसकी जो फिल्म है लव 1947 शायद फिल्म थी जी, 47 या 42, लव 42 आखिरी फिल्म जो है, वो सुपर हिट हो गया म्यूज़िक उसके बाद। लेकिन आर.डी. बर्मन वो अपना वो कामयाबी देखने के लिए ज़िंदा नहीं रहा। तो ये हम कह सकते हैं कि ये खातून जो दुनिया से गई है, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर 20,000 गाना गाया, 20 से ज़्यादा ज़ुबानों में गाया, 8 अरब रुपया छोड़ के गई, लता मंगेशकर की बहन, लेकिन ये बुनियादी तौर पर कोई बेहतरीन औरत नहीं थी। ये टैलेंट जो है आगे इनकी जो फॉलोइंग जनरेशन है उसमें नजर आ रहा है कहीं? जी नहीं, अब देखें ना कि लता के यहाँ तो मतलब औलाद ही कोई नहीं थी। इनके अभी कुछ नहीं, ठीक है। नहीं, इनकी तो 3 बच्चे थे। अच्छा। जिसमें वर्षा इनकी बेटी जो है, शायद वो किसी इंश्योरेंस कंपनी की हेड थी गालबन। अच्छा। वो डिप्रेशन का शिकार थी। वो 1956 साल की उम्र में खुदकुशी कर लेती है। अच्छा। ठीक है। लेकिन इनका एक बेटा जो है उसने एज म्यूज़िक डायरेक्टर कुछ फिल्मों में काम किया है। अच्छा। कुछ, बल्कि मेरा ख्याल है कि अपनी माँ के साथ भी उसने 1-2 सॉन्ग किए। अच्छा अच्छा, ठीक है। लेकिन बाकी कोई नहीं। ये देखें, ये ख़ानदान आते हैं, अरूज हासिल करते हैं और ज़वाल आता है और ऐसे ही। जी नहीं तो वो तो ख़त्म ही ना फैमिली से किसी। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ऐसे ही नहीं तो वो मतलब ये अल्लाह की देन होती है। वो जिसमें भी टैलेंट आ जाता है, ये ज़रूरी नहीं कि वो जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता चला जाए और वो उसी ख़ानदान में रह जाए और बाकी सब। जी हाँ। और दूसरा एक और अजीब इत्तेफाक आप देखिए कि 2-4 मिसालों को निकाल कर कोई फिल्मी हीरो का कभी बेटा हिट नहीं हुआ। जी हाँ, ठीक है ना जी। कभी सिंगर का बेटा हिट नहीं हुआ, इसलिए कि वो जो मुकाम होता है बाप का वो वहाँ पे देखना चाहते हैं।
जी हाँ, ठीक है ना पब्लिक, लेकिन वो वहाँ तक नहीं होता क्योंकि वो टैलेंट तो कुदरत की तरफ से अता है। चलिए अब हम अपना सेशन यहाँ रोकते हैं और व्यूअर से पूछते हैं वो कुछ अपने कमेंट करना चाहेंगे हमारी इस गुफ्तगू में जो मुमताज़ रज़ा साहब के साथ हुई। वेरी इंटरेस्टिंग विद वेरी गुड मेमोरी, आई एम सो इम्प्रेस्ड। थैंक यू वेरी मच। कमेंट बॉक्स के थ्रू अपनी राय से ज़रूर हमें मुतला फरमाएं। अब मैं आपसे इजाज़त लूँगा और इंशाल्लाह एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने फिर हाजिर दूँगा। थैंक यू, खुदा हाफ़िज़।